स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 8 की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप पहली वीडियो देखें, देन सेकंड वीडियो, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है और आप जो समझना है वो अच्छे से हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है या फिर हम यूँ कहें कि आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विभिन्न चरणों में विकास। ठीक है, हम पहले भी विकास के ऊपर बात कर चुके हैं कि विकास होता क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है और विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो विकास है उसके विभिन्न चरणों के, उसके जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस जो हैं, तो पहली जो स्टेज है वो है शारीरिक विकास। तो हम पहले जानते हैं कि शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार तथा शारीरिक अवयवों के विकास से है। यानी कि जब एक मनुष्य में, जब एक जो सामान्य मनुष्य जो होता है, एक मनुष्य होता है, उसके सामान्य शारीरिक रचना, ठीक है, जो उसकी शारीरिक रचना होती है, जो शरीर की रचना होती है, और उसकी जो शरीर की ऊंचाई होती है, और उसका जो भार होता है, ठीक है, और शारीरिक जो अवयव होते हैं, जब उनका विकास होता है तो उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार और शारीरिक अवयवों के विकास को हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास आपने देखा होगा, विकास हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो विकास है, वो जीवन भर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो बालक होता है वो धीरे धीरे कार्य को करने के लिए योग्यता अर्जित करता है। ठीक है, तो मनुष्य का शरीर का विकास जो है वो जीवन भर होता है, और शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कद और वजन में वृद्धि। ठीक है, कद और वजन में वृद्धि, यानी कि जब आपने देखा होगा अगर आप शारीरिक विकास को नापते हो तो आप किन आधार पे नापते हो? तो कोई ना कोई तो दो मुख्य बिंदु होंगे या कोई ऐसी चीज़ होंगी। तो पहला है कद, दूसरा है वजन। कद यानी कि आपकी जो शरीर की ऊंचाई होती है, जो लंबाई होती है। वजन यानी कि जो भार होता है, आपके जो शारीरिक भार होता है। ठीक है, तो पहला है कद। जानते हैं कद किसे कहते हैं और कब से इसकी शुरुआत होती है। कद तथा वजन में सबसे अधिक नाटकीय वृद्धि जन्म से ठीक पहले होती है। यानी कि जो कद और वजन में अगर बात करें तो सबसे अधिक नाटकीय वृद्धि जो होती है वो जन्म से पहले होती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा नाटकीय वृद्धि से यहाँ पे इनका तात्पर्य है कि अचानक से एक अलग ही जो वृद्धि होती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जब एक कोशिका वाला जीव भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी विज्ञान के 10वीं तक छात्र रह चुके होते हैं कि जब कोशिका होती है, कोशिका वाला जो जीव होता है वो भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपने देखा हो कोशिका जो होती है वो कितनी छोटी होती है, और जब वो भ्रूण बनता जाता है तो वो धीरे धीरे वो उस विकास को प्राप्त होकर वो 9 महीने के अंदर एक पूरा भ्रूण बन जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब एक कोशिका होती है, कोशिका वाला जो जीव होता है भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो 20 इंच लंबा और वजन में लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो अगर हम बात करें कद की, तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जो कद है वो जन्म के पश्चात शुरू होता है बढ़ना, नहीं,
मनुष्य की जो कद है, यानी कि जो शारीरिक लंबाई है या शारीरिक जो ऊंचाई है, वो मनुष्य की जन्म से पहले होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब एक कोशिका जब कोशिका होती है, जब वो जब भ्रूण के रूप में परिवर्तित होती है, तो आपने देखा होगा कोशिका से एक भ्रूण, तो ये भी तो एक कद का या एक लंबाई का एक प्रोसेस है ना, कि वो पहले इतने भ्रूण थी, फिर धीरे धीरे करके इतना वो एक भ्रूण में परिवर्तित हुआ, एक कोशिका एक भ्रूण में परिवर्तित हुई, और फिर वो जो 20 इंच लंबी है और वजन में लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक की होती है। ठीक है, तो कद की जो प्रक्रिया है, जो हम बोल सकते हैं कि जो शारीरिक लंबाई है, वो मनुष्य के जन्म से पहले से शुरू होती है। ठीक है, सेकंड भार, जिसे हम शारीरिक भार भी कह सकते हैं। जो शारीरिक भार है, ठीक है, वो क्या है? शैशवावस्था तीव्रता वृद्धि की अगली अवधि है। यानी कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था यानी कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, इस अवस्था में तीव्रतम यानी कि तेजी से वृद्धि की अगली अवधि है। इसमें क्या होता है, जो शैशवावस्था होती है, आपने देखा होगा ना, बच्चों का विकास बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो तीव्रतम वृद्धि की अगली अवधि है। ठीक है, जब तक शिशु 6 माह की आयु का होता है, उसका शारीरिक जो भार होता है वो दुगना हो जाता है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने बोला कि तीव्रता वृद्धि की अगली अवधि होती है, यानी कि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बालक होता है, जो शिशु होता है, उसका विकास इतनी तीव्रता से होता है कि वो 6 माह की आयु का जब होता है, तो उसका शारीरिक जो भार होता है वो 2 गुना हो चुका होता है। ठीक है, और ऐसे करते करते जब वो 1 वर्ष का होता है शिशु, तो उसका जो भार होता है वो 3 गुना हो चुका होता है। तो आप समझ रहे हो ना, भार का शारीरिक भार, जब वो 6 महीने का था, क्योंकि भार जब जो वो 6 महीने का था, तब उसके शरीर का जो भार था वो कुल उसका भार था, वो शारीरिक भार 2 गुना हो चुका था। जब वो 1 साल का हुआ तो ये भार उसके 3 गुना हो चुका था। तो ये हो गया है शारीरिक विकास, जिसमें 2 महत्वपूर्ण जो कारक या हम बोल सकते हैं जो मुख्य बिंदु है, वो है कद और भार। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, इसको समझते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो ये शिशु है, उसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। इसके शारीरिक लंबाई में और शारीरिक भार में आपको इसके कंपेरेटिवली फ़र्क दिख रहा होगा। वैसे ही जो बालक है, इसके शारीरिक लंबाई और जो शारीरिक भार में अंतर जो है वो इसके बराबर, मतलब आपने देखा होगा दोनों में अंतर है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो शारीरिक विकास है वो हर एक अवस्था में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर अपनी अपनी अवस्था में शारीरिक विकास होता है। तो वैसे ही जब वो ये शिशु था, तो इसका और इन दोनों के विकास में जो बहुत अंतर है, वैसे ही जब ये एक बालक है और एक ये है, मतलब एक युवा हम बोल सकते हैं, तो इन दोनों के जो शरीर में जो अंतर है वो आप भली भांति देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ही जो शारीरिक विकास होता है, इसे हम शारीरिक विकास कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग स्टेजेस में होता है, और जो इसके मुख्य कारक हैं वो है कद और वजन। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि इनके कद और वजन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रियात्मक विकास की। क्रियात्मक विकास को इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का अर्थ है शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास। यानी कि आपने देखा, जब हम शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास, इससे शरीर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय बढ़ता है। क्रियात्मक विकास को स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के विकास में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास जो होता है वो क्रियात्मक विकास कहलाता है। यानी कि जब हम अपने शरीर, जो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं और हमारी जो गतिविधियां हैं, उन पर जब हमारा नियंत्रण हो,
नियंत्रण का जो विकास होता है, ठीक है, उसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब शिशु होते हैं वो शारीरिक क्रियाएं, जैसे कि जब वो चलना सीखते हैं, जब वो चलना सीखते हैं वो धीरे धीरे वो एकदम से स्टेबल नहीं होते, वो चलते हैं फिर गिरते हैं। तो नियंत्रण यानी कि वो धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, फिर वो एकदम से वो नियंत्रण अपने जो शरीर होता है उसको शरीर की जो क्रियाएं होती हैं एकदम से तो नियंत्रित नहीं करने लग जाते। वो धीरे धीरे चलते हैं, फिर जितनी बार वो गिरते हैं उतनी बार जो उनकी जो बॉडी होती है वो नियंत्रित होना शुरू हो जाती है। फिर आपने देखा होगा वो धीरे धीरे करके एकदम वो स्ट्रेट चलने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपनी बॉडी पर नियंत्रण स्थापित कर पा रहे हैं और अपनी गतिविधियों पर। तो यानी कि जो शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, ठीक है, इस प्रकार के विकास को हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। और जो क्रियात्मक विकास होता है वो शरीर के विभिन्न भागों के बीच का समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, और क्रियात्मक विकास जो है वो दो टाइप का होता है, पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जो स्थूल क्रियात्मक विकास जो होता है, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है कि हाथों और पैरों के प्रयोग की क्षमता का विकास, यानी कि जो स्थूल क्रियात्मक विकास है, जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत हाथों और पैरों के प्रयोग की क्षमता का, यानी जब जो शिशु होते हैं वो हाथों और जो पैर होते हैं उनका प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे हाथ को वो दूसरों के पकड़ने के लिए वो करते हैं, उंगली पकड़ने के लिए अपने हाथ का प्रयोग करते हैं। जो पैर होते हैं उनका प्रयोग करने सीखते हैं, उनकी जो क्या क्या क्षमताएं हैं। ठीक है, तो हाथों तथा पैरों के प्रयोग की क्षमता का भी जो विकास होता है उसे हम स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं। इसके बाद सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है कि एक जो शिशु होता है, जैसे कि या फिर एक जो बालक होता है, कि एक हाथ में गिलास को पकड़ना, ठीक है, या लिखने इत्यादि की क्षमता के विकास से पहले होता है। यानी कि ऐसा विकास जो मतलब एक हाथ में गिलास को पकड़ना या लिखना जो हाथों के प्रयोग से पहले हो। क्योंकि आपने देखा होगा, हम पहले जगह अगर हम अपने हाथ का प्रयोग करना सीख जाएंगे, अगर हम अपने हाथों की जो क्षमता है उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे, तत्पश्चात ही हम किसी वस्तु को अपने हाथ में उठा पाएंगे, हम अपने हाथ में पेन को ले पाएंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि एक हाथ में गिलास को पकड़ना या लिखने इत्यादि की जो क्षमता का जो विकास होता है उसे हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं, इसके दो टाइप हैं, और स्थूल क्रियात्मक विकास और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं जो क्रियात्मक विकास की जो उपलब्धियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा उपलब्धियां इन द सेंस कि जो माइलस्टोन्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, कुछ एजेस होती हैं जिसमें जो बालक या हम बोल सकते हैं शिशु होता है, उस एज में वो बहुत सी उपलब्धियों को हासिल करता है। जैसे कि अगर हम बात करें जन्म से 3 माह तक का जो शिशु होता है, उसके लिए उपलब्धि क्या होगी, सिर को हल्का सा उठाना या उठाए रखना, सिर पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वो 4 से 6 माह का होगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो शिशु, पीठ से पेट के बल और पेट से पीठ के बल। आपने देखा होगा ना, बच्चे ऐसे ऊपर पहले उल्टा होता है फिर सीधा होता है, तो ऐसे वो उस पर नियंत्रित, अपनी बॉडी पे थोड़ा उसको अपनी जो पेट है और जो उसकी वो होगी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, या फिर जो अपनी बॉडी को जो नियंत्रित कर पाएगा, अपनी बॉडी को जो घुमा पाएगा, तो वो उसके अंडर में होगा, वो उसकी उपलब्धि होगी। फिर जब वो 8 से 9 माह का होगा तो वो रेंगना या फिर घुटनों के बल चलना शुरू करेगा। फिर 10 से 11 माह का होगा तो वो बैठने की स्थिति से उठकर थोड़े से समय के लिए अपने आप में स्वतंत्र रूप से खड़े होना सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अलग अलग स्टेज में शिशु होता है, जन्म से लेकर 8 से 10 वर्ष तक,
वो उसकी जो उपलब्धियां होंगी कि वो कैसे उठना सीखता है, वो कैसे बैठना सीखता है, वो अपने हाथों का प्रयोग किस प्रकार से करता है, अपने शरीर का प्रयोग किस प्रकार से करता है, उन पे नियंत्रण किस प्रकार से करता है, तो जो ये सारी चीज़ें होंगी वो उसकी उपलब्धियों के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, मैंने आपको कुछ बता दिए। अब हम बात करते हैं भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी भाषा से परिचित होते हैं, हम सभी कोई ना कोई भाषा जानते हैं, उसको लिखते हैं, और हम केवल एक भाषा ही नहीं, हम 2 से 3 भाषाओं को जानते हैं, उनको लिखते हैं। तो इसका जो विकास है, अगर हम अभी तो हम लिखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि इसका जो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, मतलब हम आज जब हम इतना अच्छा लिख पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि हम जो इसके भी तो कोई एक प्रक्रिया रही होगी, इसका भी तो समय रहा होगा। ऐसे तो नहीं है कि हम अचानक से ही एक कोई भी भाषा हमने कुछ समय पहले शुरू करी, फिर हम उसको अच्छे से बोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है, मतलब प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने इसको ऐसे करके ऐसे से हम स्टेज से गुजरे हैं कि जहाँ पे अगर हम रोते भी थे, अगर हम चिल्लाते भी थे, तो कहीं ना कहीं उसमें भाषा अपना एक रोल, अपना एक किरदार निभाती थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाषा टॉपिक पर। भाषा का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो चुकी है या हो चुकी थी। ठीक है, नवजात बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो किसी भाषा को नहीं जानता, किंतु मात्र 10 मास में ही बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो बालक होता है, मतलब जो शिशु होता है, वो बिना किसी भाषा के जन्म लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो किसी ना किसी भाषा से परिचित हो जाता है, उस भाषा की जो ध्वनियाँ हैं उनसे परिचित हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो उन भाषा की जो सबसे छोटे छोटे शब्द होते हैं, जो सबसे सरल जो शब्द होते हैं, उनको बोलना शुरू करता है ना। तो और इससे क्या होता है, वहीं से उसके जो भाषा होती है, उसके भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। भाषा के विकास की कुछ अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे पहला है रोना। ठीक है, फिर जब आपने देखा होगा कि रोते समय बच्चे जो होते हैं, बच्चों के संप्रेक्षण का सबसे पहला स्वरूप होता है रोना। ठीक है, रोना जो होता है वो जन्मजात प्रतिवर्त होता है, यानी कि बच्चों को रोना सिखाने की आवश्यकता होती नहीं है। आपने देखा होगा जब उन्हें भूख लगती है, कुछ भी होता है, तो वो रोने लग जाते हैं। और जन्म के पहले महीने से रोना ही एकमात्र ध्वनि होती है जो शिशु निकाल सकता है। आप सभी जानते हैं, और कुछ तो वो बोल नहीं सकता। अगर उसे भूख लगती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो रोना ही शुरू करता है, और रोना जो होती है वो शिशु की एकमात्र ध्वनि का काम करती है। ठीक है, जो शिशु निकाल सकता है। शिशु का रोना वयस्कों में शारीरिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, जो उन्हें शिशु की तरफ ध्यान देने और उसका कष्ट दूर करने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी जानते होंगे इस बात से कि जब बच्चे रोते हैं तो जो बड़े होते हैं वो उनकी तरफ ध्यान देते हैं, और जब वो ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम को वो दूर करते हैं। अगर उन्हें भूख लगी है तो उनको खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों का रोना अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का प्रतीक हो सकता है, जैसे कि भूख, दर्द, असहजता इत्यादि। ठीक है, और हालांकि प्रत्येक परिस्थिति में बच्चे अलग अलग ढंग से रोते हैं, ये भी अलग तरीका है। अब हम बात करते हैं जो दूसरे माह तक बच्चे जो होते हैं वो कुकू करना शुरू कर देते हैं, एक प्रकार की ध्वनि निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वीन। ठीक है, तो क्वीन में क्या होता है, ये जो ध्वनि होती है वो भी जन्मजात ही होती है।
ठीक है, मतलब इसको भी शिशु को सिखाना नहीं पड़ता है। शिशु आहा ऊ जैसे स्वर तब निकालते हैं जब वे संतुष्ट या आनंदित महसूस करते हैं। शिशु द्वारा कूकू करने पर उसके माता पिता अक्सर बोलकर, हंसकर अथवा उस आवाज़ की नकल करके प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माता पिता बच्चे से बात कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि हम किसी शिशु से जितनी ज़्यादा बातें करते हैं, जितनी ज़्यादा हम अपनी उनसे बात करते हैं, तो उतनी ही उनके बचपन से जो उनकी वोकेबलरी है, उनका जो शब्दकोश है, वो उतनी ही अच्छी होती जाती है। तो इसीलिए एक शिशु के सामने बात करना, उनसे अलग अलग टाइप की अपनी बातें करना एक अच्छा माना जाता है। उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, उनको बेशक वो छोटे हैं लेकिन उनको स्टोरी सुनाना, ताकि उनको उनमें बचपन से ही उनका जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि हो सके। उसके बाद बात करते हैं 6 महीने का होने पर जो बच्चा होता है वो बबलाना शुरू कर देता है। सामाजिक भावनात्मक विकास। जो सामाजिक भावनात्मक विकास है, इसके अंतर्गत सामाजिक भावनात्मक विकास यानी कि अगर हम आज समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, समाज में जो निर्धारित कर्तव्य हैं या फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही प्रकार से कर पा रहे हैं, ये समाज में होने वाली गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो ये जो विकास है वो केवल 1 या 2 साल से नहीं हमने प्राप्त किया है। ये विकास जो है वो मनुष्य का जन्म से ही शुरू होता है। क्योंकि आज जो हम समाज के लोग हैं, उनसे अगर हम अच्छे से अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हम समाज में होने वाले सभी प्रॉब्लम्स और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको साथ में मनाते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक बहुत अच्छे प्रकार से हुआ है। और जो ये डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो केवल 1 या 2 साल का नहीं होता। ये जब से शिशु जन्म लेता है तभी से शिशु का सामाजिक और भावनात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि सामाजिक और भावनात्मक जो विकास होता है उसमें सबसे पहला है आरंभिक संबंध और मनोभाव। आपने देखा होगा ना, शिशु होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, मतलब अगर हम बात करें विकास की, तो विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो जन्म प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो वो जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब से मनुष्य ने जन्म नहीं भी लिया, जब वो गर्भ में भी होता है तब भी जो शिशु होता है उसका विकास होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करें, तो जब नवजात शिशु इस संसार में आता है तो उसका जो पहला संपर्क होता है, या हम बोलें उसका पहला जो संबंध होता है, वो उसकी माँ के साथ होता है। ठीक है, उसकी माँ की अनुपस्थिति में यदि कोई उसकी देखभाल करता है, तो जो एक भावनात्मक और जो सामाजिक संबंध होता है वो उसके साथ भी स्थापित हो जाता है, जो माँ के साथ है। लेकिन पहला जो संबंध स्थापित होता है वो माँ के साथ होता है, उसके बाद अन्य लोगों के साथ। तो आरंभिक संबंध और मनोभाव में हम बात करते हैं कि अधिकांश परिवारों में नवजात शिशु का पहला संपर्क स्पर्श के द्वारा उसकी माँ के साथ होता है। माँ की अनुपस्थिति में अन्य जो भी व्यक्ति बच्चे की देखभाल करते हैं, बच्चा उनके साथ भी सामाजिक और भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है या एक लगाव स्थापित कर लेता है। तो आरंभिक संबंध से ही जो शिशु होता है उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत भी जो आरंभिक संबंध होते हैं उसमें जो पहला होता है वो होता है अपनत्व की भावना का विकास। यानी कि शिशु में अपनत्व की जो भावना होती है उसका विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे पहले जो शिशु होते हैं, शिशुओं में शारीरिक संपर्क की जन्मजात आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब शिशु की माँ या जब जो उनकी देखभाल करता होती है उनको उठाती हैं, ठीक है, उनको गोद में लेती हैं, तो इससे क्या होता है, शिशु जो होता है, शिशु के प्रति जो शिशु होता है वो उनके प्रति एक अपनत्व का भाव जो होता है वो विकसित करता है। ठीक है,
उनको एक अलग ही एक अपनत्व का भाव वहाँ पे विकसित होता है जब वो उनकी माँ या देखभाल करता है, उनको स्नेह करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब माँ या देखभाल करता शिशु को देखकर मुस्कुराती है, तब शिशु भी उनको देख के मुस्कुराता है या अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब शिशु होते हैं, मतलब अगर आपने देखा, अपने खुद भी आप बच्चों के साथ खेले होंगे तो, कि जब हम बच्चों के आगे बच्चों अपने फेस के आगे दोनों हाथ लगा के ऐसे हटाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर लगाते हैं, तो इससे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है, वो बहुत हंसते हैं। तो इससे भी एक अलग अटैचमेंट बनती है, एक अलग ही बॉन्डिंग बनती है बच्चों के साथ, एक शिशु के साथ हमारी। फिर आपने देखा होगा जब आप ऐसा करते हो उसके बाद ना वो आपको जानने लग जाते हैं, फिर वो जब आपको देखते हैं ना तो वो स्माइल करते हैं। तो एक ये क्या होता है, ये एक अपनत्व की भावना वहाँ पे विकसित हो चुकी है शिशु के अंदर। फिर इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब जो शिशु होते हैं, ठीक है, उनमें जब हम बात करते हैं, मतलब शिशुओं को नियमित तथा निरंतर रूप से देखने से उसके और शिशुओं के बीच एक संचार स्थापित हो जाता है। एक दूसरे को पारस्परिक रूप से देखना सामाजिक और भावनात्मक परस्पर क्रियाओं का प्रथम स्वरूप होता है। आपने देखा हो जब हम शिशु को देखते हैं, फिर ना जब हम एक कॉन्टीन्यूसली अगर हम उनको देखते रहेंगे तो वो ऐसा लगेगा आपको कि वो हमसे बात कर रहे हैं। उनका और हमारे बीच में ना कुछ बात हो रही है। तो ये क्या होता है ना, ये एक अलग ही अटैचमेंट होती है, और एक ये जो उनका देखना होता है, ठीक है, एक दूसरे को, वो सामाजिक और भावनात्मक परस्पर क्रियाओं का प्रथम स्वरूप होता है। ठीक है, और वो ऐसा लगता है भी, आपको लगेगा भी कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि वो आपको एक आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक अपनत्व की भावना वहाँ विकसित हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियों के बारे में। अब हम बात करेंगे माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की जो विधियाँ होती हैं। पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कि बच्चों का लालन पालन होता क्या है, किसे कहते हैं। माता पिता या जो अभिभावक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो भी एक प्रोसेस होता है, उसको हम बच्चे का लालन पालन कहते हैं। यानी कि जो माता पिता होते हैं या जो अभिभावक होते हैं, उनके द्वारा बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको बच्चे का लालन पालन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो माता पिता होते हैं, आपने देखा होगा माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन का जो तरीका होता है, वो बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। इस बात से हम भली भांति परिचित भी होंगे। तो अगर हम बात करें उसकी लालन पालन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उनका जो वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि आपको नाम से ही पहले तो प्रतीत हो रहा है कि स्नेहोन्मुखी, यानी कि स्नेह के माध्यम से अनुशासन या अनुशासित करना का जो दृष्टिकोण होता है, उसको हम स्नेहोन्मुखी दृष्टिकोण कहते हैं। तो जो प्रेम, जो स्नेह के माध्यम से, जो माता, आपने देखा होगा ना, माता पिता एक स्नेह भाव से बच्चों को अनुशासित करते हैं, तो वो जो तरीका होता है वो स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है। इसमें क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि काफ़ी बारी हम कुछ करते हैं, अगर बच्चों से यदि कोई चीज़ बिगड़ जाए या वो ख़राब हो जाए, तो जो माता पिता होते हैं ना, वो उसको डांटते नहीं हैं, बल्कि उसी जो चीज़ ख़राब हुई है उसी चीज़ को ठीक करके, मतलब उसी चीज़ को कैसे वो ठीक कर सकते हैं या वो कैसे ठीक हो सकती है, उसी के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करते हैं।
तो स्नेह के माध्यम से समझा रहे हैं और उनको अनुशासित भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक में दी गई जो परिभाषा है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम समझाते हैं, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, और उनके साथ बातचीत करते हैं ताकि वे अपने बच्चों को अनुपयुक्त कार्य करने से रोक सकें। ठीक है, ऐसे माता पिता अपने अनुशासन में कठोर होते हुए भी बच्चे के साथ स्नेहमय और कोमल व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनके बच्चों द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उनके परिणामों से उन्हें समझाते हैं, और ये उनके साथ बातचीत करते रहते हैं जो इस प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं, ताकि उनके जो बच्चे होते हैं वो गलत कार्य या फिर अनुपयुक्त कार्यों में ना जा सके। उन ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो बेशक कठोर होता है, लेकिन जब उनका अपने बच्चों के प्रति जो बिहेवियर होता है वो स्नेहमय और कोमल व्यवहार होता है। इसके ही ऑपोजिट है ये शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अब आपको शक्ति से समझ में आ ही रहा होगा कि पावर ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच, यानी कि कुछ इसका ऑपोजिट, यानी कि जो पहले प्रकार के जो माता पिता थे वो स्नेह प्यार से समझाते हैं अपने बच्चों को, उनके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं उनके परिणामों से समझाते हैं ताकि जो बच्चा है वो और अच्छे से समझ सके। लेकिन कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनका व्यवहार जो होता है उनके बच्चों के प्रति बहुत कठोर होता है। ठीक है, कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को बिना कोई कारण बताए उन्हें किसी भी विशेष तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके लिए वह कई बार बच्चों को धमकी भी देते हैं और कई बार शारीरिक दंड का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, अनुपयुक्त कार्य को करने के लिए या व्यवहार को करने के लिए उनको शारीरिक रूप से दंड देना या धमकी देना शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। जो शक्ति से पेश आते हैं, जो कठोरता से बच्चों को ट्रीट करते हैं, ऐसा जो व्यवहार होता है, ऐसा जो दृष्टिकोण होता है उसे हम शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भाई और जो बहनें होती हैं या फिर जो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ जो हमारे संबंध होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि अभी मैंने पहले आपको बताया कि आरंभिक संबंध और मनोभाव की जो शिशु होता है उसके शुरुआत में कैसे संबंध होते हैं, फिर बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, उनके जो बाल मनोभाव होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माता पिता द्वारा बच्चों की लालन पालन की जो विधियां हैं कि किस प्रकार से उनका पालन पोषण किया जाता है, तो 2 प्रकार की। अब हम बात करते हैं जो शिशु होता है, जो बच्चे होते हैं उनके जो सिबलिंग्स होते हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ उनके कैसे संबंध होते हैं, तो हम इस पे बात करते हैं। इसका हम पहले इस पे भाइयों और बहनों के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं तो कैसे होते हैं। अधिकांश भारतीय परिवारों में 1 से अधिक बच्चे होते हैं। ठीक है, और कई बड़े परिवारों में, विशेषकर ग्रामीण परिवारों में, घर के सबसे बड़े बच्चे को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। ये एक तरीके से बोला जाए तो हम इसको एक वो मान सकते हैं, क्योंकि जो घर में हम सभी इस बात से परिचित है कि घर में जो सबसे बड़ा होता है उस जितने भी एक अगर भाई छोटा है या एक छोटी बहन है उसकी वो देखभाल करना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कुछ। ठीक है, तो इसीलिए भाई बहन भी काफ़ी हद तक एक दूसरे के विकास को काफ़ी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, अपने भाई बहन के साथ बच्चे के संबंध अपने माता पिता के साथ संबंधों की अपेक्षा काफ़ी भिन्न होते हैं। हाँ, जो संबंध हमारे अपने भाई बहन के साथ है, ज़रूरी तो नहीं कि वे सेम टू सेम संबंध वो हमारे माता पिता के साथ भी हो, नहीं। तो वही है कि जो संबंध हमारे भाई बहन के साथ है, ठीक है,
वो संबंध हमारे माता पिता के साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसमें मित्र मंडली के साथ संबंध, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होती हैं विद पीयर्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे आयु में बढ़ता जाता है उसके जीवन में मित्र मंडली यानी कि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसका फ्रेंड्स ग्रुप होता है, उसका भी महत्व बढ़ता जाता है। बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है, लड़ता है और विशेष और गोपनीय बातें जो होती हैं उनके साथ साझा करता है। मित्रों के साथ पारस्परिक क्रियाकलापों के कारण भी बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने जैसे बताया कि हम शेयर करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं उनके साथ, तो इन चीज़ों से भी जो एक बच्चा होता है उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, तो हमने बात की भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास में सबसे पहले आरंभिक संबंध और मनोभाव, फिर बच्चों की भावनाएं और बाल मनोभाव, फिर माता पिता द्वारा बच्चों के लालन पालन की जो विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं, फिर भाइयों, जो भाई बहन होते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास पहले होता क्या है, इस पे बात करते हैं। मनुष्य में सोचने समझने की जो क्षमता होती है या जो उसका विकास होता है उसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी मनुष्य जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, उससे जो तर्क कर सकता है, वो जो विकास होता है, वो जो क्षमता होती है, उसके विकास को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जो संज्ञान यानी कि या हम जिसे बोलते हैं सोच समझ या सोच विचार, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिवेश को समझता है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर उसकी व्याख्या करते हैं तथा उसके विषय में अपनी राय जो है वो कायम करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हो किसी विषय पे आप जब सोच समझ लेते हो तभी तो आप किसी चीज़ पे अपनी राय देते हो या राय बनाते हो, राय कायम करते हो, ऐसे तो नहीं करते आप। तो मनुष्य में सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसके विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसकी भी कुछ अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। पहला है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इसके अंतर्गत क्या, ये जो अवस्था है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरी है पूर्व प्रचलनात्मक या संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है और इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है पूर्णतया प्रचलनात्मक या संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। इसको इंग्लिश में कॉन्स्ट्रेट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 4th स्टेज की, जिसको हम औपचारिक प्रचलनात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसे हम जो 11 से 16 वर्ष तक की होती है, और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।